हे दोस्तों, मैं आपके लिए लेके आया हूँ फुल ऑडियो बुक समरी इकिगाई बुक की। इकिगाई एक जापानीज शब्द है जिसका मतलब होता है रीजन फॉर बीइंग, जिंदा रहने का कारण, जिंदगी का पर्पस। ये बुक आपको बताएगी कि आपकी लाइफ का इकिगाई क्या है। तो आइए शुरू करते हैं। इस बुक में कुल 9 चैप्टर हैं। चैप्टर 1 इकिगाई, उम्र बढ़ते हुए भी युवा रहने की कला। आपके अस्तित्व की वजह क्या है? जापानी लोगों का ऐसा मानना है कि हर एक के जीवन का एक इकिगाई होता है। शायद फ्रांस के लोग इसे जीवन का उद्देश्य कहेंगे या और देश के लोग किसी और नाम से पुकारेंगे। इकिगाई हर एक के अंदर छुपा हुआ होता है। कुछ लोगों को अपना इकिगाई मिल जाता है तो कुछ लोग उसकी खोज में होते हैं। हर एक के अंदर इकिगाई छुपा हुआ होता है और उसे खोजने के लिए संयम की आवश्यकता होती है। ओकिनावा के लोग कहते हैं कि उनके सुबह उठने के पीछे एक ही वजह होती है और वह है उन्हें मिला हुआ उनका इकिगाई। कुछ भी करो लेकिन कभी भी निर्वित मत होना। एक बार आपको अपना इकिगाई स्पष्ट हो जाए तो फिर सुख और संतुष्टि अपने आप मिलती है। जीवन को असली अर्थ मिलता है। इस किताब के माध्यम से आपको आपका इकिगाई मिले और जापानीज लोगों के तन, मन व बुद्धि से हमेशा स्वस्थ रहने के पीछे का राज आप समझ पाए। यही इस किताब के पीछे की मूल वजह है। अगर आप जापान गए तो आपको एक बात पक्का पता चलेगी कि रिटायर होने के बाद भी वहां के लोग हमेशा काफी सक्रिय और व्यस्त रहते हैं। सच बात तो यह है कि जापान के लोग रिटायर होते ही नहीं हैं। जब तक उनका शरीर साथ देता है वहां के लोग अपना पसंदीदा काम करते रहते हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि जापानी भाषा में रिटायर शब्द के लिए कोई भी शब्द नहीं है। जैसे अंग्रेजी में एक उम्र के बाद नौकरी या काम बंद करने के लिए रिटायरमेंट शब्द है, वैसा कोई शब्द जापानीज भाषा में नहीं है। नेशनल ज्योग्राफी की रिपोर्ट डैन ब्यूटनर ने काफी समय जापान में बिताया है और उनका कहना है कि जापानी लोगों को अपने जीवन का उद्देश्य इतना महत्वपूर्ण लगता है कि उनके यहाँ पर रिटायरमेंट की कोई संकल्पना ही नहीं है। युवा लोगों का राज्य, दीर्घायु के रहस्य के बारे में और जानकारी हासिल करते वक्त हमें पता चला कि जापानी लोगों के खाने पीने के तौर तरीके और उनकी खाद्य संस्कृति के साथ इकिगाई का ज्ञान उनकी लंबी उम्र की बड़ी वजह है। ओकिनावा जैसी जगहों का जहां की लंबी आयु वाले बहुत सारे लोग रहते हैं, अध्ययन करने के बाद कुछ अनोखे तथ्य सामने आए हैं। जैसे कि ये लोग सिर्फ ज्यादा साल ही नहीं जीते बल्कि इन लोगों को कैंसर और हृदय रोग जैसी बड़ी बीमारियां भी नहीं होती। इन लोगों के जीवन जीने का तरीका इतना प्रभावी और आनंदमय होता है कि बाकी देशों के लोग इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। खून में उपलब्ध जिस चीज की वजह से उम्र बढ़ने की प्रक्रिया होती है उसकी मात्रा इन लोगों में कम होती है। इसका श्रेय वे 70% पेट भरने तक खाना और चाय पीने की आदत को देते हैं। अल्जाइमर जैसी बीमारियों की संभावना काफी कम होती है। हालांकि इस किताब में हम इन सभी बातों पर रोशनी नहीं डालने वाले हैं, लेकिन इतना पक्का है कि उनकी लंबी उम्र के पीछे उनका अपने इकिगाई को जानना और उद्देश्य पर लक्ष्य केंद्रित करना ही है। ये बात अध्ययन से ज्यादा स्पष्ट हो गई। दीर्घ आयु लोगों के 5 टापू। ओकिनावा ब्लू जोन में पहले स्थान पर आता है। यहाँ की महिलाएं दुनिया के अन्य हिस्सों में रहने वाली महिलाओं की तुलना में अधिक समय तक जीवित और स्वस्थ रहती हैं। डैन ब्यूटनर ने इसी प्रकार की 5 जगहों का अध्ययन किया। किताब के अगले हिस्से में हम ओकिनावा टापू पर रहने वाले लोगों की लंबी उम्र के पीछे के मुख्य कारणों का अभ्यास करेंगे। इन 5 जगहों में से 3 जगह टापू हैं। इस वजह से वहां पर सामग्री काफी सीमित है। जाहिर सी बात है कि एक दूसरे की मदद के अलावा दूसरा कोई चारा इन लोगों के पास नहीं रहता। कुछ लोगों के लिए तो दूसरों की मदद करना ही उन लोगों का इकिगाई होता है और वही उनके शतायु जीवन का राज है।
जिन लोगों ने इनका अध्ययन किया वे इस नतीजे पर पहुंचे कि दीर्घायु जीवन का राज खाद्य संस्कृति, व्यायाम, इकिगाई को जानना तथा सामाजिक जुड़ाव जैसी बातों में छुपा है। इस समाज के लोग अपने जीवन के समय का प्रबंधन इस प्रकार से करते हैं ताकि कम से कम तनाव आए। इसी के साथ वे मांसाहार भी बहुत कम करते हैं, प्रसंस्कृत पदार्थों का सेवन भी कम करते हैं, मदिरा पान भी कम करते हैं। वह तनावपूर्ण कसरत नहीं करते, लेकिन कुछ निश्चित और हल्का व्यायाम जरूर करते हैं। वे अपने खेतों में काम करते हैं, साथ ही पैदल बहुत ज्यादा चलते हैं। गाड़ी से जाने की बजाय वे पैदल चलना ज्यादा पसंद करते हैं। उनमें से लगभग सभी लोग अपने बगीचों में काम करते हैं और हल्का व्यायाम करते हैं। 80% का राज। जापान में हमेशा ही इस्तेमाल होने वाली कहावत है हारा हाचिबू। ये पंक्ति खाना खाने से पहले कही जाती है। इसका अर्थ है कि उतना ही खाइए जिससे आपका पेट 80% भरे। ये काफी पुरानी सीख है जिसमें इतना ना खाने की सलाह दी जाती है कि पेट पूरा भर जाए। यही वजह है कि ओकिनावा के लोग उतना ही खाना खाते हैं जितने में 80% पेट भरे। वे कभी भी पूरा पेट भरने तक खाना नहीं खाते। इसकी वजह से खाना हजम करने में जो ऊर्जा नष्ट होती है उसकी बचत हो जाती है। साथ ही ये बिना वजह बढ़ने वाली ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को भी कम करता है। वैसे तो ये जानने का कोई उपाय नहीं है कि हमारा पेट वाकई 80% भरा है या नहीं, इसलिए जब हमें लगे कि हमारा पेट भरने लगा है तभी खाना बंद कर देना चाहिए। पेट भरने के बाद का ज्यादा खाना, बिना वजह का नाश्ता, मीठी चीजें खाने के बाद सेब का रस आदि चीजें भले ही हमें कुछ पल का आनंद देती हों, लेकिन अगर हम इन चीजों को टाल दें तो हम लंबे समय तक आनंद मिलेगा। खाना किस प्रकार से परोसा जाता है यह भी महत्वपूर्ण है। जापान में लोग छोटी छोटी थालियों में खाना देते हैं। इसी वजह से वहां के लोग कम खाना खाते हैं। जापान के होटल में खाना एक अनोखी थाली में परोसा जाता है। इसमें से 4 छोटी छोटी थालियां और एक उसमें बड़ी थाली होती है। ऐसी कुल 5 थालियां होती हैं। जब आप 5 थालियां देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आपका भरपेट खाना खाने वाले हैं, लेकिन जब आप खाना खत्म करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपने कम खाया है और आपको पुनः भूख लगने लगती है। इसलिए कई विदेशी लोग जब जापान जाते हैं तो उनका वजन घट जाता है और वे पतले हो जाते हैं। हाल ही में किए गए एक सर्वे में ये साबित हुआ है कि वहां के लोग दिन भर में 1800 से 1900 कैलोरीज खाते हैं, जबकि विश्व के बाकी लोग 2200 से 2300 कैलोरीज खाते हैं। अमेरिका में बॉडी मास इंडेक्स 26 से 29 होता है, जबकि ओकिनावा में ये 18 से 22 है। ओकिनावा में रहने वाले लोग उच्च कोटि की खास संस्कृति का पालन करते हैं। वे हफ्ते में 3 बार टोफू, शकरकंद और मछली खाते हैं। वे रोज 30 ग्राम सब्जियां खाते हैं। पोषण वाले अध्याय में हम विस्तार से जानेंगे कि इस 80% में क्या क्या आता है। मुआई, जीवन से जुड़ना। ओकिनावा में लोग अन्य किसी जगह के लोगों की तुलना में ज्यादा दोस्ताना बर्ताव करते हैं। यह उनकी संस्कृति का एक अंग है। मुआई का मतलब होता है एक ही उद्देश्य से इकट्ठे हुए लोगों का गुट। इस समाज के कई लोगों के लिए समाज सेवा करना ही उनका इकिगाई होता है। मुआई संकल्पना की शुरुआत काफी साल पहले हुई थी। कठिन परिस्थितियों में कुछ किसान इकट्ठा हुए और उन्होंने इसकी शुरुआत की। इसके तहत जिसके खेत में कम अनाज उगता था उसकी बाकी सभी किसान मदद करते थे। मुआई के लोग मासिक चंदा तय करते हैं और उसको जमा करते हैं। जब वे मिलते हैं तो खान, गपशप और गोएंड शोगी, शतरंज जैसा एक खेल या इसके जैसे कई सारी चीजें करते हैं और जमा किए हुए पैसे इस्तेमाल करते हैं। इस प्रकार के खेलों के लिए इस्तेमाल करने के बाद जो पैसे बचते हैं वह समूह के किसी एक सदस्य को दे दिए जाते हैं। इस प्रकार से मुआई में जो सदस्य होते हैं उनकी भावनात्मक और आर्थिक
दोनों जरूरतें पूरी होती रहती हैं। अगर मुआई में किसी सदस्य को पैसे की जरूरत हो तो उसे कुछ पैसे उधार भी दिए जाते हैं। इन सभी बातों का बही खाता रखा जाता है और हर कोई अपनी जिम्मेदारी पहचान कर इस समूह का फायदा लेता है। इसी वजह से सभी के मन में सुरक्षा की भावना पनपती है और मेरी मदद के लिए पूरा संघ है। इस विचार से वे तनाव रहित और दीर्घायु जीवन जीते हैं। अभी तक हमने इकिगाई के बारे में संक्षिप्त जानकारी ली है। अब हम इस पर रोशनी डालेंगे कि आज के इस युग में लोग उम्र से पहले ही बूढ़े क्यों होते हैं। साथ ही ये समझेंगे कि इकिगाई का हमें किस प्रकार से फायदा हो सकता है। चैप्टर 2, उम्र ना बढ़ने का राज। छोटी छोटी बातें आपको आनंददायक और दीर्घायु जीवन देती हैं। कार्यक्षम मन, युवा शरीर। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन। यह पुरानी कहावत वाकई काफी अर्थपूर्ण और सोचने पर मजबूर करने वाली है। इस कहावत से हमें ये बात समझ में आती है कि शरीर और मन दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। इन दोनों का स्वास्थ्य एक दूसरे पर निर्भर होता है। इसका अर्थ यही है कि हमेशा जवान रहने के लिए आपके मन का कार्यक्षम और खुला होना ज्यादा आवश्यक है। जोश से भरा हुआ मन हमेशा आपको जवान रखता है और उम्र बढ़ने के आसार कम दिखाई देते हैं। जिस प्रकार से शारीरिक व्यायाम ना करने की वजह से हमारे शरीर और जोश पर बुरा असर होता है, वैसे ही यदि हम मानसिक व्यायाम ना करें तो हमारी न्यूरोलॉजिकल यंत्रणा भी कमजोर होने लगती है और फिर परिस्थितियों व माहौल को प्रतिक्रिया देने की हमारी यंत्रणा कमजोर होने लगती है। इसलिए मस्तिष्क को भी व्यायाम करने की आवश्यकता होती है। मस्तिष्क और मन को व्यायाम की जरूरत होती है, ऐसा बताने वाले न्यूरोलॉजिस्ट श्लोमो ब्रेजनाइट कहते हैं। दिमाग को हमेशा उत्तेजित और कार्यक्षम रखने के लिए उसे व्यायाम मिलना ही चाहिए। स्पेनिश टेलीविजन के साथ एक मुलाकात में एडवर्ड पुनसेट ने कहा था, किसी के लिए क्या अच्छा है और उसे क्या करना अच्छा लगता है, इसमें हमेशा ही दुविधा होती है, जिसकी वजह से वे तनाव का निर्माण होता है। खासकर बुजुर्ग लोगों को हमेशा ही वही करना अच्छा लगता है जो वो आज तक करते आए हैं। असल में गलती उनकी भी नहीं है, दिमाग के काम करने का तरीका ही ऐसा है कि वह नया सोचने की बजाय उसी चीज को दोहराना ज्यादा पसंद करता है जो वह हमेशा से करता आया है। इसमें कोई शक नहीं है कि हमेशा एक ही प्रकार का कार्य करने की वजह से वह काम अच्छा भी होता है और सहजता से भी होने लगता है। जब दिमाग को नई जानकारी मिलती है तो दिमाग नए कनेक्शन का निर्माण करता है और पुनर्जीवित होता है। इसलिए हमेशा नई बातें करना और बदलाव के सामने जाना महत्वपूर्ण होता है। इसलिए भले ही हमें कठिन लगे और तनाव महसूस हो, तब भी हमारा अपने आराम के दायरे से बाहर आना जरूरी होता है। जब दिमाग को नई जानकारी मिलती है तो दिमाग नए कनेक्शन का निर्माण करता है और पुनर्जीवित होता है। इसलिए हमेशा नई बातें करना और बदलाव के सामने जाना महत्वपूर्ण होता है। इसलिए भले ही हमें कठिन लगे और तनाव महसूस हो, तब भी हमारा अपने आराम के दायरे से बाहर आना जरूरी होता है। दिमाग को परीक्षण देने से क्या क्या फायदे होते हैं, यह विज्ञान ने साबित किया है। कॉलिन्स हेमिंग और श्लोमो ब्रेनाइट्स ने अपनी पुस्तक मैक्सिमम ब्रेन पावर चैलेंजिंग द ब्रेन फॉर हेल्थ एंड विजडम में लिखा है कि मानसिक परीक्षण का फायदा अलग अलग स्तरों पर होता है। वे कहते हैं, जब आप कोई काम पहली बार करते हैं तो वह आपको कठिन लगता है, उसे पूरा करने में आपको ज्यादा कष्ट होता है। लेकिन वही काम जब आप दोबारा करते हैं तो पहली बार किया हुआ अभ्यास काम में आता है और वह काम आपको उतना कठिन नहीं लगता। आपको लगता है कि यह काम तो काफी आसान है। असल में काम वैसे ही होता है, लेकिन पहली बार काम करते वक्त मिले हुए अनुभव और प्रशिक्षण का प्रभाव आगे काम आता है।
उस वक्त काम को करने का जोश और गुणवत्ता भी बढ़ती है। इसका परिणाम यही होता है कि वह काम करते वक्त उस इंसान की स्वप्रतिमा भी बढ़ती है। मानसिक व्यायाम का सबसे साधारण उदाहरण है कि दूसरों के साथ कोई खेल खेलना या गपशप करने से भी मन में नया जोश आ जाता है। इससे अकेलापन और निराशा भी नष्ट हो जाती है। जब हम 20 की उम्र पार करते हैं तभी से हमारे न्यूरॉन वयस्क होने लगते हैं। बौद्धिक व्यायाम, जिज्ञासा और सीखने की इच्छा इत्यादि चीजों की वजह से न्यूरॉन के वयस्क होने की यह प्रक्रिया धीमी पड़ने लगती है, जिसकी वजह से उम्र बढ़ने की प्रक्रिया भी कम होने लगती है। इसी के साथ इस कार्य में हमें सकारात्मक नजरिया और जोश जैसे कई फायदे मिलते हैं। तनाव दीर्घायु का मारक। कुछ लोग वास्तविक उम्र से ज्यादा बूढ़े दिखते हैं। अध्ययन से ये पता चला है कि तनाव इसके पीछे की महत्वपूर्ण वजह है। तनाव में शरीर का जितना नुकसान होता है उतना बाकी किसी भी वजह से नहीं होता है। अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट ने शरीर के अधःपतन की इस प्रक्रिया का अध्ययन किया और ये निष्कर्ष निकाला कि बीमारी की सबसे बड़ी वजह होती है तनाव। हिल्डबर्ग यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों ने एक परीक्षण किया। इसमें उन्होंने एक नौजवान डॉक्टर को भेंट वार्ता के लिए भेजा। इस भेंट वार्ता को कठिन बनाने के लिए उन्होंने 30 मिनट कठिन गणित के प्रश्न हल करने के लिए दिए। 30 मिनट के बाद उन्होंने उस डॉक्टर की खून की जांच की तो उन्हें शरीर में काफी बदलाव देखने को मिले। आश्चर्य की बात यह थी कि बीमारी से लड़ने के लिए शरीर में कुदरती तरीके से जिस प्रकार की रोग प्रतिशक्ति निर्मित होती है वह भी तैयार होगी। लेकिन असली समस्या यही होती है कि ये शक्ति सिर्फ रोग बढ़ाने वाली पेशियों पर हमला नहीं करती वरन अच्छी पेशियों पर भी करती है। इसी वजह से कम उम्र में लोग बूढ़े हो जाते हैं। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी ने भी ऐसा ही एक परीक्षण किया। इसमें उन्होंने 39 माताओं के खून की जांच की। जिन माताओं के बच्चे गंभीर रूप से बीमार थे उन माताओं की जांच के साथ ही जिनके बच्चे स्वस्थ थे ऐसी माताओं की भी जांच की। तब उन्हें पता चला कि तनाव पेशियों के टेलोमेरस इस रचना पर ही हमला करता है, जिससे पेशियों के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया धीमी हो जाती है और पेशियां वयस्क होने लगती हैं। इस प्रयोग से यह साबित हुआ कि जितना ज्यादा तनाव होता है पेशियों पर उसका उतना ही बुरा असर होता है। तनाव कैसे काम करता है? आजकल लोग बहुत ही तेज गति से जीवन जी रहे हैं, साथ ही स्पर्धा भरे माहौल में रह रहे हैं। ऐसी परिस्थितियों में हमारे शरीर को समस्या के संकेत हमेशा ही मिलते रहते हैं और प्रतिक्रिया के तौर पर शरीर में तनाव निर्मित होता रहता है। वैसे देखा जाए तो यह प्रतिक्रिया अच्छी है, क्योंकि इसकी मदद से हम खुद को अपने आसपास के माहौल में ढाल लेते हैं। उत्क्रांति की इस यात्रा में इस प्रकार के प्रतिसाद की वजह से हम कठिन परिस्थितियों से उबर कर आए और समस्याओं से बच सके। वैसे देखा जाए तो ये तनाव हमारे काम का है और हमारे बचाव के लिए उपयोगी भी है, लेकिन हर थोड़े समय के बाद इस तनाव का बार बार आना शरीर के लिए हानिकारक है। लगातार तनाव में रहना शरीर के लिए हानिकारक होता है। साथ ही मस्तिष्क की याददाश्त से संबंधित पेशियों पर भी नकारात्मक असर करता है। लगातार आने वाले तनाव से निराशा पैदा होती है। निराशा ना आए इसके लिए जिन हार्मोन्स का निर्माण होना जरूरी है वह भी रुक जाता है। इसकी वजह से बाकी भी परिणाम देखने को मिलते हैं, जैसे कि चिड़चिड़ाहट, नींद न आना, चिंता और उच्च रक्तचाप। माना कि सामने आने वाली परिस्थितियां हमारे मन और शरीर के कार्यरत रहने की जरूरत पैदा करती हैं, लेकिन अगर हमें समय से पहले आने वाला बुढ़ापा टालना है तो अपनी दिनचर्या में बदलाव लाकर जीवन को तनाव मुक्त करने की कला सीखनी होगी। तनाव कम करने के लिए सजग रहें।
हमें सताने वाले डर व चिंताएं चाहे असली हो या नकली, लेकिन उनसे जो तनाव पैदा होता है उसके परिणाम असली ही होते हैं। उस तनाव के हमारे मन और शरीर पर भी बुरे परिणाम होते हैं। इससे हमारी हजम करने की शक्ति और त्वचा से लेकर कई सारे अंगों पर बुरा परिणाम होता है। तनाव मुक्त होने के उपायों में सजग रहने को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। हम किन परिस्थितियों में कैसा प्रतिसाद देते हैं, इस पर अपना ध्यान एकाग्र करना सजगता की पहली पायदान है। ऐसा करने से हम अपने आप वर्तमान में जीने लगते हैं और विचारों को अपने नियंत्रण के बाहर जाने से रोक पाते हैं। बीमारी से त्रस्त और तनावग्रस्त रॉबर्ट अल्सीबार, जो खुद आगे चलकर माइंडफुलनेस के सर्टिफाइड इंस्ट्रक्टर बने, और उनका जीवन इसकी मिसाल है। इसके लिए उन्होंने अपनी व्यस्त जीवन शैली को त्याग दिया। वे कहते हैं, हमें विचारों पर विचार करने की आदत लग चुकी है, जिसकी वजह से हम एक चक्रव्यूह में अटके हुए हैं। हमें इस चक्रव्यूह से बाहर आने की कला सीखनी है। हम ऐसे कई सारे लोगों को जानते हैं जो फोन पर बात करते वक्त या टीवी देखते वक्त नाश्ता करते हैं। अगर हम उनसे पूछें कि आपने अभी जो ऑमलेट खाया है उसमें प्याज था क्या, तो वे जवाब नहीं दे पाते हैं। सजगता की अवस्था तक पहुंचने का एक मार्ग है ध्यान, यानी मेडिटेशन। ध्यान की मदद से हम इस विश्व से हमारी और आने वाली जानकारी को छानकर अपने मन में भेज सकते हैं। सांस से संबंधित व्यायाम और बॉडी स्कैन के माध्यम से भी हम इस लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। माइंडफुलनेस यानी सजगता को हम प्रशिक्षण के माध्यम से हासिल कर सकते हैं। अगर इसी चीज को हम हमेशा और ध्यान एकाग्र करके कर पाते हैं तो हम अपने तनाव को यकीनन काबू पा सकते हैं। डॉक्टर हेवर्ड एस फ्रेंडमैन यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में मनोवैज्ञानिक के प्रोफेसर थे। उन्होंने 20 साल तनाव पर काम किया और ये जानने की कोशिश की कि उसका मानवीय जीवन पर क्या असर होता है। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जो लोग कुछ हद तक तनाव में रहते हैं वे सामने आई समस्या से लड़ने के लिए तन मन से ताकत लगाते हैं। ये लोग ज्यादा आरामदायी और सुस्त जीवन जीने वाले लोगों से ज्यादा स्वस्थ रहते हैं और ज्यादा जीते हैं। इससे यह भी साबित हुआ कि नियंत्रित मात्रा में तनाव में रहने वाले लोग पर तनाव का सकारात्मक परिणाम होता है। वे लोग ज्यादा आनंदित जीवन जीते हैं, अच्छी आदतें बनाते हैं तथा धूम्रपान व मद्यपान जैसी आदतों से दूर रहते हैं। इस किताब में हम 100 साल से ज्यादा यानी करीब 110 से ज्यादा साल जिए हुए लोगों से मिलने वाले हैं। उनसे मिलकर आपको यकीन होगा कि ये लोग काफी अच्छा जीवन जी पाए और खास तौर पर कि वे आखिरी समय तक काम करते रहे। बैठे रहना उम्र बढ़ने की वजह बन सकती है। पश्चिमी देशों में एक जगह पर बैठकर काम करने की संस्कृति बढ़ती जा रही है। इससे उच्च रक्तचाप और मोटापे जैसी बीमारियों को आमंत्रित किया जाता है। साथ ही उनकी उम्र पर भी इसका असर होता है। काम की जगह या घर में एक ही जगह पर ज्यादा समय बैठकर काम करने से मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं। इससे सांस लेने की प्रक्रिया भी धीमी होने लगती है। एक ही जगह पर बैठे रहने से हाइपरटेंशन, बदहजमी, हृदय रोग तथा हड्डियों का कमजोर होना जैसी तकलीफें शुरू हो जाती हैं। हाल ही में किए गए सर्वे के अनुसार एक ही जगह पर बैठकर काम करने से प्रतिरक्षा शक्ति पर भी गलत असर होता है और पूरी शरीर संस्था का काम बिगड़ता है। ये समस्या सिर्फ कंपनी या ऑफिस में काम करने वाले लोगों की नहीं है, बल्कि हर उम्र के लोगों की है। जिन बच्चों को एक ही जगह पर बैठने की आदत होती है उन बच्चों में काफी कम उम्र में मोटापे जैसी बीमारियां देखने को मिलती हैं। यही मोटापा आगे चलकर बाकी बीमारियों को आमंत्रित करता है। इसलिए बचपन से ही सक्रिय जीवन शैली की आदत डालनी काफी जरूरी होती है। एक जगह घर पर बैठना उतना भी मुश्किल नहीं है। थोड़ी सी हलचल
और रोजमर्रा की जिंदगी में किया हुआ थोड़ा सा बदलाव इन समस्याओं को जड़ से निकाल सकता है। हमें अंदर से और बाहर से भी कार्यक्षम रहने के लिए छोटे मोटे बदलाव करने होंगे। इसके लिए हमें कुछ बातों को अपने जीवन के साथ जोड़ना होगा। मसलन ऑफिस जाते समय पैदल जाएं। अगर ये संभव नहीं है तो रोज कम से कम 20 मिनट पैदल चलें। लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल करें। इससे आपकी मांसपेशियां मजबूत हो जाएंगी, सांस लेने की क्षमता भी अच्छी हो जाएगी। सही मात्रा में नींद लें। 7 से 9 घंटे की नींद हमारे लिए सही है, लेकिन उससे ज्यादा मात्रा में नींद हमें सुस्त बना देती है। यदि हम अपने रोज के जीवन में छोटे छोटे बदलाव करते हैं तो इससे हमारा मन और शरीर दोनों तरोताजा होता है और इसी से लंबी उम्र के बीज बोए जाते हैं। स्वस्थ रहने का राज, माना कि बाहरी और भीतरी दोनों स्तर पर हमारी उम्र बढ़ती है। माना कि हम शरीर और मन दोनों स्तर पर बड़े हो रहे हैं, लेकिन लोगों की उम्र की पहचान का सबसे आसान तरीका है उनकी त्वचा। हमारे शरीर के अंदर जो जो बदलाव होते हैं वो त्वचा पर स्पष्ट दिखाई देते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि हमारी त्वचा हमारे भीतर के सिस्टम का आईना होती है। जो लोग मॉडलिंग करते हैं वे बताते हैं कि किसी भी फैशन शो के एक दिन पहले वे रात को 9 से 10 घंटे की नींद लेते हैं। इससे उनकी त्वचा एक अनोखी आभा मिलती है और उनकी त्वचा ज्यादा स्वस्थ व झुर्रीहीन दिखने लगती है। विज्ञान ने यह साबित किया है कि युवा रहने के लिए सबसे प्रभावशाली साधन है नींद। जब हम नींद में होते हैं तो हमारे शरीर में मेलाटोनिन हार्मोन्स तैयार होते हैं, जिससे हम युवा दिखने लगते हैं। प्रभावशाली एंटीऑक्सीडेंट से भरा हुआ मेलाटोनिन हमें ज्यादा साल जीने में मदद करता है। साथ ही इसके कई और फायदे हैं। इससे बीमारियों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है, कुदरती इंसुलिन की निर्मित होती है, अल्जाइमर जैसी बीमारियों की आशंका कम होती है, हृदय रोग प्रतिबंधक घटकों की निर्मित होती है। इन वजह से मेलाटोनिन आपको हमेशा युवा रहने में मदद करता है। आपको हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि 30 साल की उम्र के बाद मेलाटोनिन की निर्मित अपने आप कम हो जाती है, पर आगे दिए गए उपयोगों से हम इसको बढ़ा सकते हैं। संतुलित भोजन और इसमें भी कैल्शियम का ज्यादा मात्रा में सेवन करना। इसका ख्याल रखें कि रोज आपके शरीर को सही मात्रा में सूर्य प्रकाश मिले। सही मात्रा में नींद लेना, गहरी नींद पर प्रभाव डालने वाले तनाव, तंबाकू, कॉफी जैसी चीजों को टालना। गहरी नींद ना लगे तो मेलाटोनिन की मात्रा घटती है। इस बात पर शोध हो रहा है, क्या कृत्रिम तरीके से हम इस हार्मोन को बना सकते हैं जिससे लंबी उम्र पाई जा सके? अगर ऐसा हुआ तो इस बात की पुष्टि हो जाएगी कि हमेशा युवा रहने का रहस्य हमारे अंदर ही है। युवा रहने का नजरिया, हमारे मन में असामान्य शक्ति है। हमारा शरीर जवान दिखेगा या बूढ़ा, इस पर मन का काफी प्रभाव होता है। कई सारे डॉक्टर ये मानते हैं कि शरीर से जवान दिखने के लिए मन का कार्यरत होना और जोश से भरा हुआ होना जरूरी है। यही इकिगाई का तत्व है। हालांकि इसका इस्तेमाल सिर्फ समस्या के वक्त करना सही नहीं होगा। हमेशा जोशपूर्ण और कार्यक्षम रहने की कला हमें सीखनी है। येशिवा यूनिवर्सिटी में किए गए एक सर्वेक्षण में 2 समान रहस्य पाए गए। एक तो यह कि इन लोगों के अंदर असामान्य सकारात्मक नजरिया होता है और दूसरी बात यह कि वे भावनात्मक दृष्टि से भी सक्षम होते हैं। इसे दूसरी भाषा में बताएं तो जो लोग समस्याओं को और जीवन को सकारात्मक नजरिए से देखते हैं और अपनी भावनाओं को दिशा देना जानते हैं, वे लोग लंबी आयु की यात्रा में सही दिशा में हैं। सोशिक नजरिया, समस्या में होते हुए भी चेहरे की हंसी न खोने वाला इंसान हमेशा युवा दिखता है। इस प्रकार की संयमित जीवन शैली से चिंताएं दूर होती हैं
और तनाव का स्तर कम होने में मदद मिलती है। 100 साल और उससे भी ज्यादा लंबी उम्र पाए हुए लोगों में कुछ समान चीजें देखने को मिली। इन लोगों के जीवन में समस्याएं आई हुई होती हैं, लेकिन उन्होंने समस्या की ओर देखने का सकारात्मक नजरिया विकसित किया होता है। वे समस्या का सामना करते हैं और बिना हारे समस्या के ऊपर जीत पाते हैं। 2014 में विश्व के सबसे उम्रदराज इंसान के तौर पर जाने गए 111 वर्षीय एलेक्जेंडर इमिज ऐसा मानते हैं कि बेशक अच्छी जीन्स मिलना लंबी आयु का एक कारण है, लेकिन यही एकमात्र वजह नहीं है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज होने के बाद जो मुलाकात हुई उसमें उन्होंने बताया कि आप कैसा जीवन जीते हैं, ये बात भी लंबी उम्र के लिए महत्वपूर्ण होती है। अब हम अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करके अगले पन्ने की ओर जाने के लिए तैयार हैं, जिस पर हम दीर्घायु जीवन और जीवन के उद्देश्य के बीच जो गहरा रिश्ता है उसे समझने वाले हैं। चैप्टर 3, लोगोथेरेपी से इकिगाई तक। अपने जीवन का उद्देश्य जानकर लंबी आयु तक जीने की कला। अस्तित्व की लड़ाई। जब भी हमारे जीवन में कोई उद्देश्य नहीं होता है या धुंधलापन होता है, तो हमें अपने अस्तित्व के बारे में भी निराशा महसूस होने लगती है। फ्रैंकलिन इसे किसी साधारण निराशा के समान नहीं समझते। उनका मानना है कि इस निराशा में ऊर्जा होती है जो नव निर्माण की वजह बनती है, इसलिए वह तो इस निराशा को एक सकारात्मक भावना मानते हैं। बाकी थेरेपीज की तरह लोगोथेरेपी इस निराशा को मानसिक बीमारी नहीं मानती, उल्टा उसे आध्यात्मिक खोज मानती है। यह तो एक कुदरती प्रक्रिया है जिसमें लोग खुद से या किसी और की मदद से अपने अस्तित्व की खोज करते हैं। इसकी मदद से वे एक नई संतुष्टि और अनुभूति पाते हैं और अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य पाने की यात्रा करते हैं। जब भी किसी इंसान को इस प्रकार की मदद की जरूरत होती है, तो लोगोथेरेपी उसकी मदद करने के लिए आगे आती है, साथ ही उसके अंदर की दुविधा को दूर करने, उसे अपने लक्ष्य की ओर जाने में मदद करती है। मैन सर्च फॉर मीनिंग नामक किताब में फ्रैंकलिन ने ऐसी कल्पना की है, जिसे क्यों का जवाब मिल जाता है, उसे कैसे का जवाब भी मिलता है। फ्रैंकलिन ऐसा मानते हैं कि हमने आज तक क्या हासिल किया और हमें क्या हासिल करना है, इसके बीच जो अंतर होता है वही हमारे अंदर तनाव का निर्माण करता है। यही तनाव हमारे अच्छे स्वास्थ्य की वजह बनती है। जब हमें अपने जीवन में कोई चीज हासिल करनी होती है, तो हम आराम तलब और सुस्त जीवन जीना पसंद नहीं करते, उल्टा हम चुनौतियों से भरा जीवन जीना पसंद करते हैं। इसके विरुद्ध आज के प्रगत जग में लोग उन्हें क्या करना अच्छा लगता है वह करने की बजाय उन्हें जो बताया जाता है वह करते हैं। खुद की पसंद का काम छोड़कर दूसरे जो काम कर रहे हैं वह काम करते हैं। सिर्फ आर्थिक आजादी मिले इस भाग दौड़ में वे अपने मन के खिलाफ काम करने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन कभी कभी ये आंतरिक लड़ाई इतने बड़े पैमाने पर पहुंच जाती है कि आत्महत्या के विचार उनके मन में आने लगते हैं। संडे न्यूरोसिस इसका ही एक प्रकार है। इतवार या छुट्टी के दिन लोगों के सामने कोई व्यावसायिक कार्य या कोई दूसरा काम न होने की वजह से उन्हें सुबह उठते वक्त उद्देश्य नहीं मिलता। उन्हें अपने अंदर एक खालीपन महसूस होता है। आज मैं उठकर क्या करूंगा, इस सवाल का जवाब उन्हें ढूंढना पड़ता है। आज का दिन खुशी से कैसे बिताएं, इस सवाल के जवाब की वे खोज करने लगते हैं। असल में वे लोग इकिगाई की खोज करने लगते हैं।
लोगोथेरेपी के हिसाब से जब भी किसी इंसान को उसके जीवन का उद्देश्य प्राप्त होता है तो वह अपने अस्तित्व की ये लड़ाई जीत लेता है। फ्रैंकलिन अपने अनुभव से बताते हैं कि उन्होंने अपने उद्देश्य की कृति में परिवर्तित किया। जब वे अपने भूतकाल में झांक कर देखते हैं तो उन्हें किसी प्रकार का अफसोस नहीं होता, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन का उद्देश्य पूरा किया और उसके प्रति उन्हें संतुष्टि का एहसास होता है। लोगोथेरेपी के माध्यम से अच्छे जीवन की ओर यात्रा। कुछ महत्वपूर्ण बातें। सार्टे कहते हैं कि हमें अपने जीवन का उद्देश्य बनाते नहीं बल्कि उसे खोज कर निकालते हैं। हम में से हर एक के पास जीवन का उद्देश्य होता ही है और जीवन के हर पड़ाव पर उसमें थोड़ा बहुत बदलाव आता रहता है। जिस प्रकार से अगर हम किसी चीज के बारे में जरूरत से ज्यादा चिंता करते हैं तो वैसी चीजें घटने लगती हैं, उसी प्रकार अगर हम अपने लक्ष्य पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देते हैं तो वह चीज हमसे अपने आप दूर जाती है। खुशमिजाज और जोशपूर्ण माहौल में निराशा और नकारात्मकता दूर हो जाती है। हम में से हर किसी के पास असाधारण और महान कार्य करने की क्षमता होती है। हम उस महान लक्ष्य को हासिल करेंगे या नहीं, ये इस पर निर्भर करता है कि हम किस परिस्थिति में हैं, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि हम उस परिस्थिति में क्या निर्णय लेते हैं। केस स्टडी 1। विक्टर फ्रैंकल। जर्मन कंसंट्रेशन कैंप में जो कैदी थे, उनका अध्ययन करने के बाद मनोवैज्ञानिकों को यह पता चला कि जिन कैदियों को वहां से बाहर जाने के बाद बाहर के जगत में कुछ करना था, उन लोगों के जिंदा बाहर आने की उम्मीद ज्यादा थी। फ्रैंकलिन के बारे में भी यही बात साबित हुई। वहां से बाहर आने के बाद उन्होंने जब लोगोथेरेपी की कार्यशाला शुरू की तो उन्हें पता चला कि वे खुद इसका पहला उदाहरण है। अगले कुछ पन्नों में हम फ्रैंकलिन के किए हुए परीक्षणों की जानकारी लेने वाले हैं, जिनकी मदद से हमें ये पता चलेगा कि जीवन के उद्देश्य से हमारे जीवन पर कैसा असर होता है। फ्रैंकल को एक लक्ष्य हासिल करना था, जिसकी वजह से वे उन शिविरों में अपने आप को संभाल पाए। वहां से बाहर आकर उनके पास सभी किताबें लिखित में थी और उन्हें उन बातों को प्रकाशित करना था। जब उनका सभी लेखन जब्त कर लिया गया, तब भी वे सभी बातें फिर से लिखने को तैयार थे। शायद यही वजह थी कि कैंप में हो रहे जुल्म वे सहजता से झेल पाए। इतना ही नहीं, टाइफस जैसी खतरनाक बीमारी से भी वे अपने आप को बचा पाए और उनके जीवन को अर्थ प्राप्त हुआ। वे हर हाल में अपना अध्ययन जारी रखते थे और उससे संबंधित जो भी बातें उन्हें लिखनी होती थी, उन्हें वे छोटे छोटे कागज के टुकड़ों पर लिखकर रखते थे। केस स्टडी 2। अमेरिकन राजनीतिज्ञ। उत्तरी अमेरिका से एक राजनीतिज्ञ फ्रैंकलिन से सलाह लेने के लिए आए थे। अमेरिका में वे पहले से ही मनोचिकित्सकों की सलाह ले रहे थे। फ्रैंकलिन ने उनसे एक मूलभूत सवाल पूछा, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मनोचिकित्सकों की राय लेनी चाहिए? तब उन्होंने बताया, हमारे नियम और परराष्ट्र नीति मुझे मंजूर नहीं है, लेकिन सरकार का सदस्य होने के कारण मुझे इन नीतियों का पालन करना पड़ता है। वह जिस भी मनोचिकित्सक के पास जाते थे, वह यही कहता था कि उनका अपने पिताजी के साथ जो मनमुटाव है उसे दूर करें और वैचारिक भिन्नता होते हुए भी ऐसा बर्ताव करें जैसे दोनों एक ही विचारधारा के हैं। सभी ने उनको यही राय दी, लेकिन कई साल कोशिश करने के बाद भी वे इस राय को अमल में नहीं ला सके। फ्रैंकलिन ने उन्हें बताया कि उनकी परेशानी राजनीतिक मतभेदों की वजह से नहीं है,
बल्कि उनको उनकी मर्जी के खिलाफ इस क्षेत्र में काम करना पड़ रहा है। इस बात से उन्हें परेशानी है। कुछ साल बाद फ्रैंकलिन को एक नेता से पता चला कि वे राजनीतिज्ञ अब किसी दूसरे क्षेत्र में काम कर रहे हैं और उनकी सभी परेशानियां दूर हो गई हैं। वे किसी भी इलाज के बिना अपना जीवन खुशी से जी रहे हैं। फ्रैंकलिन की राय में उस राजनेता को मनोचिकित्सक की जरूरत ही नहीं थी। असल में उन्हें मानसिक रूप से बीमार समझने की भी जरूरत नहीं थी। वह तो अपने जीवन के उद्देश्य की तलाश में थे। जब उनको उनके जीवन का असली मकसद मिला तो अपने आप ही वे ज्यादा आनंददायक और संतुष्ट जीवन जीने लगे। केस स्टडी 3, आत्महत्या की कोशिश करने वाली माँ। एक माँ जिसका 11 साल का लड़का दुनिया छोड़कर चला गया था, फ्रैंकलिन के क्लिनिक में अपना इलाज करवाने के लिए आई। उसका दूसरा लड़का जन्म से लकवाग्रस्त था और उसने उस बेटे के साथ अपने आप को भी खत्म करने की कोशिश की थी। अपने बच्चे की तकलीफ दूर करने के लिए और अपने आप को खत्म करने के लिए उसने आत्महत्या की कोशिश की थी। लेकिन उस लड़के को ऐसा लग रहा था कि उसके जीवन का कोई उद्देश्य है और वह जिंदा रहना चाहता है। लेकिन अगर उसकी मां ने उसे मार डाला तो उसका उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। उस महिला ने अपनी ये समस्या चर्चा सत्र में सभी के सामने रखी। उसकी मदद करने के लिए फ्रैंकलिन ने एक दूसरी महिला को स्टेज पर बुलाया और उसे ऐसी कल्पना करने के लिए कहा कि वह बूढ़ी हो चुकी है और जीवन की आखिरी सांसें गिन रही है। उसके पास बहुत सारा पैसा है लेकिन उसका कोई बच्चा नहीं है। उसे ऐसा लग रहा है मानो सब कुछ होने के बाद भी जीवन व्यर्थ हो गया। जब यही प्रयोग आत्महत्या की कोशिश करने वाली महिला को करने के लिए कहा गया तो उसे लगा कि और कुछ हो ना हो, लेकिन मेरे पास मेरा बेटा है और यही बहुत बड़ी बात है। बेटा होने की वजह से मैं बाकी कई सारे लोगों से ज्यादा भाग्यशाली हूं। मुझे अपने लकवाग्रस्त बेटे को अच्छा जीवन देने का मौका मिला है और मैं अपने जीवन को भी खुशहाल बना सकती हूँ। इस मौके की वजह से मैं अपने जीवन को पूर्णतः दे सकती हूँ। मेरे पास जो मौका है उसे मैं सही सिद्ध कर सकती हूँ। इस प्रकार सिर्फ कल्पना की एक मदद से अपने जीवन के बारे में सोचकर देखने से उसे उसके जीवन का मकसद पता चला और ऐसा लक्ष्य भी मिला जिसके बारे में वह अभी तक सजग नहीं थी। केस स्टडी 4, दुख से पीड़ित डॉक्टर। एक बार एक वयस्क डॉक्टर फ्रैंकलिन से थेरेपी लेने के लिए आए। 2 साल पहले ही उनकी प्यारी पत्नी का देहांत हो गया था, जिस वजह से वे काफी दुखी थे। इस निराशा से बाहर आने के लिए कोई इलाज तलाशने वे आए थे। उन्हें कोई भी सलाह देने और ये जानने से पहले कि उनके साथ क्या हुआ है और क्या नहीं, फ्रैंकलिन ने उनसे पूछा, मान लो तुम्हारी पत्नी की जगह तुम्हारी मृत्यु होती तो क्या हुआ होता? डॉक्टर ने कहा, मेरी पत्नी तो काफी सीधी थी, उसे काफी यातनाएं झेलनी पड़ती, काफी पीड़ाएं सहन करनी पड़ती। यह सुनकर फ्रैंकलिन ने कहा, देखा डॉक्टर, आप कितने महान हो। आपको अपनी पत्नी को इन सभी तकलीफों से बचाया। आप खुद दुख भुगत रहे हो, लेकिन आप अपनी पत्नी से इतना प्यार करते हो कि उन्हें इन सभी से मुक्त किया। यह सुनकर वह डॉक्टर बिना कुछ बोले कुछ पल फ्रैंकलिन का हाथ अपने हाथ में लिए रुके और चले गए। लेकिन उनकी आंखें बहुत कुछ बोल रही थी। उनके जीवन को नया उद्देश्य मिला था। मैंने अपनी पत्नी की सारी यातनाओं और दुखों से बचा लिया। इस विचार से अब वे बड़े आनंद के साथ आगे का जीवन जीने लगे। मोरिता थेरेपी।
जिस दशक में लोगोथेरेपी की इजाद हुई, उसी दशक में कुछ साल पहले जापान में शोमा मोरिता ने भी जीवन उद्देश्य के आधार पर एक थेरेपी की निर्मित की थी। उसका उपयोग न्यूरोसिस, ओसीडी और ऑपरेशन का इलाज के बाद आने वाली निराशा से लड़ने के लिए होता है। एक मनोचिकित्सक होने के साथ साथ शोमा मोरिता जैन बुद्धिस्ट भी थी। उनके इलाज करने के तरीके ने जापान पर एक अनोखी आध्यात्मिक छाप छोड़ी है। ज्यादातर पश्चिमी मनोपचारों में इंसान की भावनाओं पर काम किया जाता है। उन्हें अपनी भावनाओं पर काम करने की और उन्हें काबू में रखने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि हम जिस प्रकार की भावनाएं अपने मन में रखते हैं, उसी प्रकार से सोचते हैं। जिस प्रकार से सोच रखते हैं, वही चीजें हमारी क्रिया में भी व्यक्त होती हैं। इसके विपरीत मोरिता थेरेपी में भावनाओं को जानकर उनको स्वीकार करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि वह ऐसा मानते हैं कि भावनाएं हमारी क्रियाओं को दशा देती हैं। मोरिता अपनी ये संकल्पना एक कथा के माध्यम से लोगों के सामने रखती हैं। वह कहती हैं, समझो किसी गधे को एक खंबे से बांधकर रखा जाए तो वह अपने आप को छुड़ाने की नाकाम कोशिश करता रहता है। उस कोशिश में वह खंबे के ही गोल गोल चक्कर लगाता है, लेकिन उसे लगता है कि उसने बड़ी लंबी यात्रा की है। वह जितनी कोशिश करता है, उतना ही उसको उस खंबे से नाता और गहरा होता जाता है। इंसान के साथ भी ऐसा ही होता है। वह जितना अपने ऑब्सेसिव विचारों से दूर भागने की कोशिश करता है, उतना वह उन विचारों में और जुड़ता चला जाता है। मोरिता इलाज पद्धति का सार। नंबर 1, अपनी भावनाओं को स्वीकार करें। जब आपको किसी काम के ऑब्सेसिव विचार आ रहे हों, तो उन्हें रोकने की कोशिश ना करें या उससे भागने की कोशिश ना करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो वे विचार और भी गहरे होते जाएंगे। इंसानी भावनाओं के बारे में बताते हुए जैन मास्टर कहते हैं कि अगर आप समुद्र की एक लहर को दूसरी लहर से तोड़ने जाओगे तो समुद्र की गहराई में कहीं खो जाओगे। हम कोई भी भावना निर्मित नहीं कर सकते, वह अपने आप निर्मित होती है। हमें तो सिर्फ उसका स्वीकार करना होता है, उसका स्वागत करना होता है। भावनाएं मौसम की तरह होती हैं, हम उसका अंदाजा नहीं लगा सकते, बस उनको बदलते देख सकते हैं। इस बारे में बताते हुए वियतनामी साधु थिच हैट हन की एक पंक्ति याद दिलाते हैं। उस पंक्ति में थिच हैट हन अपने अकेलेपन से बात करते हुए कहते हैं, आज तुम कैसे हो? चलो दोनों साथ में बैठते हैं और मैं तुम्हारा इलाज करता हूं। नंबर 2, जो कर रहे हो वही करें, बिना परिणामों पर लक्ष्य केंद्रित किए। आप जो कर रहे हो वह करते रहो, क्योंकि इलाज पद्धति अपना काम करती रहेगी। हमें बस अपना ध्यान वर्तमान पर केंद्रित करते रहना है। अगर परिस्थिति का स्वीकार करने से तकलीफ हो रही है तो उस तकलीफ पर ध्यान केंद्रित करें। उसके लिए किसी भी प्रकार के काल्पनिक या बौद्धिक बहाने ना तलाशें। इलाजकर्ता का काम इतना ही होता है कि वह मरीज को परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार करे। नंबर 3, आपके जीवन उद्देश्य की खोज करें। हम अपनी भावनाओं पर भले ही नियंत्रण ना पा सकें, लेकिन अपनी दिनचर्या पर काबू जरूर पा सकते हैं। इसलिए हमारे पास जीवन का स्पष्ट उद्देश्य होना चाहिए और मोरिता मंत्र का पालन करने की तैयारी होनी चाहिए। अभी मुझे क्या करना चाहिए? मैं अभी क्या करूं? ऐसे सवालों के जवाब हमें अपने अंदर से ही मिलते हैं। बस उन्हें खोजने और अपने अंदर के इकिगाई को ढूंढने की तैयारी चाहिए। मोरिता थेरेपी के 4 पड़ाव। मोरिता थेरेपी लगभग 15 से 21 दिन तक चलती है, जिसमें 4 महत्वपूर्ण पड़ाव होते हैं। नंबर 1,
अलग रहना और आराम। पहले हफ्ते में मरीज को एक खोली में आराम करने के लिए भेजा जाता है और बाहरी जगत की चीजों से अलग रखा जाता है। टीवी, किताबें, दोस्त, इन सभी से उनका संपर्क तोड़ा जाता है। मरीज ज्यादातर समय सोया हुआ रहता है। इस बीच इलाज करने वाला व्यक्ति उसे कई बार मिलने जाता है, हालांकि वह भी उससे मिलना टालता है। इस दौरान व्यक्ति को अपनी भावनाओं में होने वाले बदलाव का अध्ययन करने की सलाह दी जाती है। इन 7 दिनों में कुछ भी ना करने की वजह से मरीज काफी परेशान हो जाता है और कुछ तो करने के लिए उतावला हो जाता है, जिसके बाद उसे अगले पड़ाव में भेजा जाता है। नंबर 2, हल्का व्यावसायिक परीक्षण। इस समय में अच्छे से माहौल में मरीज को हल्के हल्के काम दिए जाते हैं, जैसे कि बगीचे में काम करना, चित्र बनाना और रंग काम आदि। इन कामों को करते वक्त आने वाले विचारों के बावत उसे अपनी डायरियों में टिप्पणियां लिखने को भी कहा जाता है। इस दौरान उपचारक के अलावा और कोई भी मरीज के साथ बात करने की अनुमति नहीं होती है। नंबर 3, व्यावसायिक थेरेपी। इस समय में मरीज को ज्यादा कष्ट देने वाले काम दिए जाते हैं। डॉक्टर मोरिता अपने मरीज को पहाड़ पर लेकर जाते हैं और उसे पेड़ काटने जैसे काम करवाते हैं। इसके साथ ही लिखना, रंग काम, सिरेमिक के बर्तन बनाना जैसे काम भी बताए जाते हैं। इस समय में मरीज काम से संबंधित लोगों के साथ बातचीत कर सकता है। नंबर 4, सामाजिक और वास्तविक दुनिया से जुड़ना। इस पड़ाव में मरीज को दोबारा अपनी दुनिया में लौटने की सलाह दी जाती है। अपनी पहले वाली दुनिया में वापस लौटने के बाद भी व्यक्ति थेरेपी के दौरान सीखे हुए ध्यान और कला का इस्तेमाल करता रहता है। नाइकन ध्यान पद्धति। जैन मास्टर मोरितो और नाइकन इस आत्म परीक्षण से संबंधित ध्यान पद्धति के अभ्यासक हैं। उनकी पूरी इलाज प्रक्रिया इस कार्य प्रणाली पर आधारित है। उनके हिसाब से हर एक को अपने आप से 3 मूलभूत सवाल पूछने चाहिए। मुझे किसी इंसान से क्या मिला है? मैंने उस इंसान को क्या दिया है? मेरी वजह से उस इंसान को क्या तकलीफ हुई है? इन सवालों को पूछने के बाद किसी इंसान की वजह से हमें जो तकलीफ होती रहती है वह अपने आप कम हो जाती है। सामने वाला इंसान दोषी महसूस नहीं होते हुए हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होता है। मोरिता कहते हैं कि अगर आप गुस्से में हो और आपका झगड़ा करने का मन कर रहा हो तो 3 दिन रुकें और फिर झगड़े की शुरुआत करें। झगड़े की तीव्रता अपने आप कम हो जाएगी। और अब इकिगाई, लोगोथेरेपी और मोरिता थेरेपी, ये दोनों आप अपने अनुभव से प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए किसी भी मार्गदर्शक या आध्यात्मिक शिविर की आवश्यकता नहीं है। इकिगाई आपके अस्तित्व की लड़ाई है। एक बार ये लड़ाई आपने जीती और आपको आपका इकिगाई पक्का हो गया तो सिर्फ साहस के रास्ते पर चलने की जरूरत होती है। अगले पड़ाव पर हम इस रास्ते पर चलने के लिए लगने वाले साधनों की जानकारी लेने वाले हैं। आपने जिस कार्य का चुनाव किया है उसके प्रति आपके मन में आस्था हो, आपका आहार सही हो, आप कम मात्रा में सही लेकिन रोज व्यायाम करते हो और कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हार न मानकर उसका सामना करने की आपकी तैयारी हो, तो इस विश्व में परिवर्तन और विकास के कई मौके उपलब्ध होते हैं जो आपको अपने लक्ष्य तक लेकर जाते हैं। आपको जिस काम को करने की प्रेरणा मिलती है उस काम में अपने आप को झोंकने के लिए तैयार हैं क्या? चैप्टर 4, फ्लो की खोज। कार्य का और खाली समय का इस्तेमाल अपने विकास के लिए कैसे करें? बहाव के साथ जाना। ऐसा सोचिए कि आप अपनी सबसे मनपसंद जगह पर स्केटिंग कर रहे हैं। सफेद रेत जैसी बर्फ आपके दोनों ओर उड़ रही है। माहौल एकदम खुशमिजाज है और आपको बड़ा आनंद आ रहा है।
आपका पूरा ध्यान स्केटिंग पर है। कौन से समय कौन सी हलचल करनी है ये आपको पक्का पता है। वहां ना भूतकाल है ना ही भविष्य, वहां तो सिर्फ वर्तमान का अस्तित्व है। आप बर्फ का आनंद ले रहे हैं। स्केटिंग करने में आप इतने मस्त हो गए हैं कि स्केटिंग, आप और सजगता, ये तीनों बातें तीन ना रहकर एक हो गई हैं। आप एक क्रिया में डूब जाते हो और दूसरा कोई भी ख्याल आपके मन में नहीं आता है, ना ही आपको तकलीफ देता है। उस वक्त आपका अहंकार भी जैसे गायब हो गया है और आप उस क्रिया का एक अंग बन चुके हैं। कुछ लोगों को यही अनुभव गाड़ी चलाते वक्त, तो कुछ लोगों को कुदरत के साथ, तो कुछ लोगों को पहाड़ चढ़ते वक्त होता है। कोई चित्र बनाते वक्त चित्र में, तो कोई गाना गाते वक्त संगीत में खो जाता है, उस कार्य के साथ एक रूप हो जाता है। बी वाटर माई फ्रेंड, इस पंक्ति में ब्रूस ली ने एक रूपता के अपने अनुभव को बयान किया है। हम में से सभी ने कभी न कभी इस एक रूपता का अनुभव किया होगा। जब हम अपने सबसे पसंदीदा काम करते हैं तो हमें अपने इंद्रियों का और समय का कोई अनुभव नहीं होता। कुछ लोग खाना बनाने लगते हैं और घंटों बीत जाने के बाद भी उन्हें पता नहीं चलता। कुछ लोग दोपहर में कोई किताब पढ़ने बैठते हैं और खाना पीना भूलकर उसमें खो जाते हैं। हम तालाब में तैरना या समुद्र में खेलने जाते हैं तो हमने समुद्र में कितना समय बिताया ये दूसरे दिन दर्द करने वाला शरीर ही बताता है। इसके उलट जब भी हम कोई नापसंद काम करते हैं तो समय बीतता ही नहीं, हम हमेशा घड़ी की तरफ देखते रहते हैं। ना वह आगे बढ़ती है ना ही हमारा काम। अल्बर्ट आइंस्टाइन सापेक्षता के नियम के बारे में हंसी मजाक में कहते थे कि अगर आपने गैस के ऊपर हाथ रखा तो 1 मिनट भी 1 घंटे जैसा लगता है। वहीं अगर आप किसी सुंदर लड़की का हाथ पकड़कर बैठे हैं तो 1 घंटा भी पल भर जैसा लगता है। यही असली सापेक्षता है। सबसे महत्वपूर्ण और समझने वाली बात यह है कि जो काम किसी एक को पसंद आता है वह दूसरे को तकलीफ दे लगता है। ऐसा कौन सा काम है जिसे करते वक्त हम सबसे ज्यादा आनंदित होते हैं और समय को भूलकर उस काम में पूरा डूब जाते हैं, सभी समस्याओं को भूल जाते हैं? इस सवाल का जवाब ढूंढना ही इकिगाई की खोज है। बहाव की शक्ति। मनोवैज्ञानिक सिस जेन मिहाली ने मन में भी यही सवाल खड़े हुए थे और उन्होंने उनके जवाब की खोज की। किसी काम के साथ एक रूप हो जाना, उस काम को करते वक्त पूरा होश खोकर उसमें खो जाने की अवस्था को उन्होंने फ्लो नाम दिया। उन्होंने बताया कि फ्लो मतलब ऐसी अवस्था जिसमें हम आनंदित, उत्साहित व सृजनशील जीवन जीते हैं और तनमन खोकर उस कार्य में जुट जाते हैं। जैसे इकिगाई को जानने का कोई सूत्र नहीं है, उसी प्रकार से फ्लो में जाने के लिए भी कोई विधि नहीं है। इस अवस्था में पहुंचने के लिए और उसी अवस्था में रहने के लिए अनुभव की आवश्यकता होती है। इस अनुभव को पाने के लिए हमें अपने आप को ऐसे कामों में व्यस्त करना चाहिए जो हमें इस अनुभव के नजदीक लेकर जाते हैं। चॉकलेट, टीवी, ड्रग्स और मद जैसी क्षणिक व नकली आनंद देने वाली चीजों में ना फंसते हुए हमें उच्च स्तर का और स्थायी आनंद खोजने की आवश्यकता होती है। मनोवैज्ञानिक ने फ्लो द साइकोलॉजी ऑफ ऑप्टिमल एक्सपीरियंस नामक पुस्तक में फ्लो के बारे में लिखा है कि इस अवस्था में इंसान अपने कार्य में इतना खो जाता है कि आसपास क्या घट रहा है इससे उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। वह कार्य ही उसके लिए प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत होता है। उस काम को करने से जो फायदा होने वाला है उसके बारे में ना सोचते हुए सिर्फ काम करना ही ज्यादा आनंद देता है। उस आनंद को पाने के लिए वे किसी भी हद तक जा सकता है।
सिर्फ सृजनात्मक काम करने वाले लोग इस अवस्था में जीते हों, ऐसा नहीं है। कई बार एथलीट्स, खिलाड़ी, शतरंज खेलने वाले, यहाँ तक कि कई सारे इंजीनियर भी अपना काफी सारा समय इस अवस्था में बिताते हैं। मनोविज्ञान के प्रोफेसर के हिसाब से शतरंज का खिलाड़ी चाल सोचते वक्त, गणितज्ञ सूत्र खोजते वक्त और डॉक्टर ऑपरेशन करते वक्त इस अवस्था में जाते ही हैं। मनोविज्ञान के प्रोफेसर ने कहा कि सारे प्रयोग करने के बाद यही नतीजा निकला कि फ्लो की अवस्था हर उम्र, संस्कृति और विश्व के किसी भी कोने में रहने वाले लोगों के लिए एक जैसी होती है। न्यूयॉर्क हो या ओकिनावा, सभी की फ्लो की अवस्था एक जैसी होती है। लेकिन जब हम उस अवस्था में जाते हैं तो मन पर उसका क्या परिणाम होता है। जब हम फ्लो की अवस्था में जाते हैं तो हम उस कार्य में पूरी तरह से खो जाते हैं। उस समय हमारे मन में दूसरा कोई भी विचार नहीं होता है। लेकिन जब हम फ्लो में नहीं होते हैं तो हम हर एक काम करते रहते हैं और हमारा मन दूसरे विचारों में खोया हुआ होता है। अगर कोई महत्वपूर्ण काम करते वक्त आपको ऐसा महसूस हो कि आपकी एकाग्रता सदा भंग हो रही है तो आगे दिए गए उपाय जरूर करें और देखें, आपको फ्लो में आने में मदद होगी। उपाय नंबर 1, मुश्किल काम खोजें लेकिन ज्यादा कठिन ना हो। हर काम के अपने नियम होते हैं और हमें उन नियमों के आधार पर ही वे काम करने पड़ते हैं। इसी तरह उन कामों को पूरा करने के लिए हमें कुछ कुशलताओं की भी आवश्यकता होती है। हर जो काम कर रहे हैं उसे करने के लिए अगर कम कुशलता की आवश्यकता हो तो हमें उस कार्य को करने में मजा नहीं आता, वह कार्य हमें बोरिंग लगता है। इसके विपरीत अगर कोई काम हमारी क्षमता के बाहर हो और उसे पूरा करने में ज़्यादा गुणवत्ता और कुशलता की जरूरत होती हो तो उस काम को अधूरा छोड़ने की संभावना ज़्यादा होती है। ऐसा होता है तो दुगना नुकसान होता है। एक तो वह काम नहीं होता और उसकी वजह से जो निराशा आती है उससे नया काम करने की प्रेरणा नहीं मिलती। पढ़ने जैसे छोटे से कार्य में भी हमें कुछ नियमों का पालन करने की आवश्यकता होती है। उसके लिए कुछ गुणों की और ज्ञान की आवश्यकता होती है। जैसे अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स फॉर स्पेशल फिजिक्स विषय की किताब पढ़ने के लिए ली और हमें फिजिक्स के बारे में कोई जानकारी ना हो तो हम कुछ मिनट में ही उस किताब को नीचे रख देंगे। या हम किसी ऐसी किताब को पढ़ें जिस विषय में हमें पूरी जानकारी हो तो हम उस किताब को तुरंत नीचे रख देंगे। इसके विपरीत अगर हमने अपनी रुचि से और अपनी क्षमता के हिसाब से किताब पढ़ने की शुरुआत की तो हमें पढ़ने में आनंद भी आएगा और हमारी बुद्धि को भी चालना भी मिलेगी। साथ ही हम फ्लो में भी आ जाएंगे। यही आनंद और फ्लो इस बात की पुष्टि करता है कि हम सही मार्ग पर हैं और अपने इकिगाई के हिसाब से काम कर रहे हैं। दूसरा उपाय है स्पष्ट और पक्का लक्ष्य तय करें। नियंत्रण के साथ खेले जाने वाले खेलों जैसे वीडियो गेम, सांप सीढ़ी, लूडो और मैदान पर खेले जाने वाले खेलों में फ्लो प्राप्त होने की संभावना ज़्यादा होती है। इसकी महत्वपूर्ण वजह यह होती है कि इन खेलों के पीछे का मकसद साफ होता है। तय किए गए नियम की मदद से अपने दुश्मन को हराना ही इन खेलों का मकसद होता है। इसके साथ आपके जो भी रिकॉर्ड्स हैं उनको तोड़ना भी एक लक्ष्य हो सकता है। दुर्भाग्यवश इन खेलों में मकसद जितने स्पष्ट होते हैं उतने जीवन में बाकी कामों में नहीं होते। बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप ने एक सर्वे किया था जिसमें उन्होंने कर्मचारियों को अपने बॉस के बारे में शिकायत लिखने के लिए कहा था। इससे पता चला कि मल्टीनेशनल कंपनियों के ज्यादातर कर्मचारियों की अपने बॉस के प्रति बड़ी शिकायत यह थी कि हमारे बॉस हमारी टीम को मिशन के बारे में सही तरीके से जानकारी नहीं देते। इसकी वजह से ये समझ नहीं आता कि हमें क्या करना है।
नक्शे से भी महत्वपूर्ण है कंपास का होना, जो हमें सही दिशा दिखा सकता है। MIT मीडिया लैब के डायरेक्टर जोई इटो हमेशा ये सिद्धांत बताते हैं कि नक्शे से भी अच्छा है कंपास। उनके हिसाब से इस अनिश्चितता से भरे विश्व में कंपास ही हमारी मदद कर सकता है। विप्लेश हाउ टू सर्वाइव अवर फास्ट फ्यूचर नामक किताब में जेफ होवे लिखते हैं कि जब आपके पास नक्शा होता है तो वह आपको ऐसी जगह पर जरूर लेकर जा सकता है जो शानदार होगी, लेकिन वहां पर जाना कई बार बेवजह और फिजूल खर्ची वाला भी हो सकता है। लेकिन अगर आपके पास कंपास है तो वह आपको उसी जगह पर लेकर जाएगा जहां तक जाना आपके लिए सही होगा। इसका अर्थ यह भी नहीं है कि आप अपने लक्ष्य तय किए तो तुरंत अपनी यात्रा सही दिशा में शुरू हो जाएगी। इसका अर्थ यह है कि आप एक बार ये तय करें कि कहां पहुंचना है और फिर उस लक्ष्य तक कम से कम कष्ट में और सही समय में कंपास आपको पहुंचाएगा। जब कोई खिलाड़ी ओलंपिक गोल्ड मेडल के लिए खेलता है तो उसके मन में 2400 घंटे गोल्ड मेडल का विचार आना स्वाभाविक है। वह मेडल कितना आकर्षक होगा, ऐसे विचार तो उसे आने ही वाले हैं, लेकिन उसे ये भी विचार छोड़कर वर्तमान में जीना होता है। अगर प्रतियोगिता के वक्त उसे ऐसे विचार आने लगे कि मेडल मिलने के वक्त कैसा माहौल होगा, पेपर में कैसा फोटो आएगा, माता पिता को कैसा लगेगा, दोस्त क्या कहेंगे, वगैरह वगैरह, तो प्रतियोगिता का सबसे महत्वपूर्ण पल वह खो देगा और उसके सपने अधूरे ही रह जाएंगे। इतना महत्वपूर्ण विचार ही उसकी हार की वजह बनेगा। उपाय नंबर 3, एक ही लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें। आज की प्रगत तकनीक की वजह से हम एक बड़ी समस्या का सामना कर रहे हैं। वह समस्या है आधुनिक तकनीक की वजह से हमारे मन का विचलित होना, जिसकी वजह से हम किसी भी एक कार्य पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते। ईमेल लिखते वक्त हम साइड में यूट्यूब पर कोई वीडियो भी देखते रहते हैं, उतने में चैटिंग का मैसेज पॉपअप होता है और हम उसे जवाब देने में व्यस्त हो जाते हैं। तभी हमारी जेब में रखा हुआ स्मार्टफोन कोई नोटिफिकेशन देता है और हम उसमें खो जाते हैं। फिर हम कंप्यूटर की ओर घूमते हैं और फेसबुक में व्यस्त हो जाते हैं। इन सब बातों में 30 मिनट कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता और हम यही भूल जाते हैं कि हम जो ईमेल लिख रहे थे वह काम तो वैसे का वैसा ही पड़ा हुआ है। लोगों को ये गलतफहमी है कि एक साथ एक से ज्यादा काम करने की वजह से उनका समय बचता है। अब ये साबित हो गया है कि इसका उल्टा ही परिणाम होता है। जो लोग मल्टीटास्किंग में माहिर होने का दावा करते हैं वे लोग भी ज्यादा कार्यक्षम नहीं होते हैं। असल में उनकी कार्यक्षमता बाकी लोगों से भी कम होती है। हमारा मस्तिष्क एक साथ लाखों प्रकार की जानकारी अपने अंदर ले सकता है, लेकिन वह बहुत ही थोड़ी जानकारी पर काम कर सकता है। जब लोग कहते हैं कि वे मल्टीटास्किंग कर रहे हैं तो वह वास्तव में हमेशा एक काम से दूसरे काम की ओर छलांग लगाते रहते हैं। दुर्भाग्यवश हम कंप्यूटर की तरह काम में हुए तुरंत बदलाव को तुरंत स्वीकार नहीं कर सकते। परिणाम स्वरूप कोई एक काम भी ठीक से नहीं होता। हम सिर्फ कामों को बदलते रहते हैं, साथ ही हमारी ऊर्जा और समय दोनों व्यर्थ होते हैं। एक ही काम पर ध्यान केंद्रित करना फ्लो पाने की सबसे महत्वपूर्ण जरूरत है। एक अन्य सर्वे में किए गए परीक्षण से यह पता चलता है कि एक साथ एक से ज्यादा काम करने की वजह से कार्य क्षमता 60% और IQ 10 पॉइंट कम हो जाता है। स्वीडिश काउंसिल फॉर वर्किंग लाइफ एंड सोशल रिसर्च नामक संस्था ने एक परीक्षण किया था जिसमें उन्होंने 20 से 24 साल की उम्र के युवाओं का अध्ययन किया। इसमें यह बात सामने आई कि जो युवा स्मार्टफोन के आदी हैं वह काफी कम नींद लेते हैं, उनके दोस्त भी कम होते हैं और उनमें जल्दी नाराजगी आने की संभावना ज्यादा होती है। जापान में फ्लो, टाकुमिस, इंजीनियर्स,
बुद्धिमान और ओटाकुस। टाकुमिस यानी कलाकार, इंजीनियर, शोधकर्ता और ओटाकुस में कौन सी समानता है? इन सभी को इकिगाई के माध्यम से फ्लो में रहने का महत्व पता चला है। एक ऐसी मान्यता है कि जापान के लोग काफी ज्यादा कष्ट करते हैं। वे अपने कार्य को समर्पित होकर खुद को उसमें झोंक देते हैं। हालांकि जापान के लोग कहते हैं कि हम ज्यादा कष्ट नहीं करते, लेकिन सामने वाले को वैसा लगता जरूर है। वे चाहे कुछ भी कहें, लेकिन काम करते वक्त उनकी लगन और समस्या को छुड़ाते वक्त वे जिस प्रकार से उसमें दिल और जान लगा देते हैं, वह कला असाधारण है। जापानी भाषा सीखते वक्त जो पहला शब्द सिखाया जाता है वो है गंबारू। इसका अर्थ है कि किसी काम को पूर्ण करते वक्त निरंतरता से काम करते रहना। जापान के लोग छोटे से छोटे काम में भी तन मन लगाकर काम करते हैं। वे अपना पूरा होश खोकर काम में अपने आप को झोंक देते हैं। रिटायर होने के बाद भी खेत में जाकर धान की देखभाल करने वाले लोग हों या छुट्टी के दिनों में कॉबिन्स जैसी चीजें बेचने वाले अथवा दुकानों में काम करने वाले कॉलेज के विद्यार्थी हों, सभी के अंदर काम के प्रति एक अजीब सी आस्था आपको दिखाई देगी। अगर आप नाहा, कानाझावा या क्योटा में किसी हस्तकला की दुकान में गए तो आपको महसूस होगा कि जापान में हस्तकला का खजाना है। एक और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जापान ने असाधारण विकास किया है, तो वहीं दूसरी ओर हस्तकला और अपनी संस्कृति को भी संभाल कर रखा है। टाकुमी की कला। टोयोटा में कुछ ऐसे कारीगर हैं जिनके हाथ में जादू है। वे अपने हाथों से कुछ चीजें बनाते हैं। वे लोग इतने कुशल होते हैं कि उनका काम असाधारण होता है और उनके जैसा काम और कोई नहीं कर सकता। कुछ विशेष लोग कुछ कामों में माहिर हैं और आज की तारीख में ऐसा लगता है कि नई पीढ़ी उनकी जगह नहीं ले सकती। टर्न टेबल की सुई एक ऐसी चीज है जो आज भी सिर्फ जापान में ही बनाई जाती है। आज भी सुई को बनाने के लिए जिन साधनों का इस्तेमाल होता है, उनमें लगने वाली कुशलता से काम करने वाले कुछ ही लोग हैं। वे अपनी कुशलता अपनी आगे की पीढ़ी को सिखा रहे हैं। हम जब कुमानो नामक एक छोटे से गांव में गए तो वहां हमारी मुलाकात टाकुमी से हुई। हम मेकअप के लिए इस्तेमाल होने वाले ब्रश बनाने वाली एक बड़ी ब्रांड के लिए शूटिंग करने वहां गए थे। हम जैसे ही वहां पहुंचे तो हमने देखा कि सामने के बोर्ड पर हाथों में ब्रश लेकर खरगोश जैसा एक बड़ा जानवर हमारा स्वागत करते हुए दिखाई दिया। काफी सारे मंदिर, बाग बगीचे और कई सारे आकर्षणों से वह परिसर भरा हुआ था। एक कतार में बैठकर काम कर रहे कई सारे लोगों को हमने लगभग 1 घंटा फोटो खींची। सब अपने तय काम को पूरा कर रहे थे। कोई ब्रश के डंडे को रंग दे रहे थे, कोई तैयार ब्रश को गाड़ी में भर रहे थे। लेकिन इन सभी बातों को देखते हुए हमें ध्यान में आया कि ब्रश को बाल लगाने का काम कोई भी नहीं कर रहा था। हमने इसके बारे में और जानकारी ली। कई सारे लोगों से पूछताछ और विनती करने के बाद एक कंपनी के अध्यक्ष ने हमें यह दिखाने की तैयारी दिखाई कि वह काम कैसे चलता है। उन्होंने हमें फैक्ट्री के बाहर बुलाया और कार में बैठने को कहा। कुछ समय बाद हमारी गाड़ी एक छोटे से घर के बाहर आकर रुकी और हम सीढ़ियां चढ़कर उस घर के दरवाजे तक पहुंचे। हम जैसे ही उस छोटे से घर के अंदर गए तो हमने देखा कि उस कमरे में काफी खिड़कियां थी, जिसमें से काफी कुदरती रोशनी अंदर आ रही थी। उस कमरे के बीच में एक महिला एक ऐसा मास्क लगाकर बैठी हुई थी जिससे सिर्फ उसकी आंखें देख सकते थे। हमने गौर से देखा तो वे महिला ब्रश के लिए एक एक बाल जुटाने में लगी हुई थी। कैंची, कंघी
और ऐसे ही कुछ औजारों की मदद से उसका काम चल रहा था। उन बालों की गुणवत्ता के आधार पर वह उन्हें छांट रही थी। वह अपने काम में इतनी मशगूल थी कि हमारे आने की कोई खबर ही नहीं हुई। हमने जब गौर से देखा तो पाया कि वे इतनी गति से काम कर रही थी कि वे क्या कर रही है ये समझना बड़ा मुश्किल था। कंपनी के अध्यक्ष ने उसे हमारे आने के बारे में बताया और यह भी बताया कि हमने उसके फोटो लेने वाले हैं। तब उसकी आंखों में खुशी के भाव हमें तुरंत दिखाई दिए। भले ही हमें उसका चेहरा दिखाई न दिया हो, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी थी। ये बात हमें उसकी आंखों से पता चली। उसकी आवाज में एक जोश था। वह अपने काम के बारे में और अपनी जिम्मेदारियों के बारे में खुलकर बात कर रही थी। उसके हाथों की हलचल कैमरे में कैद करने के लिए हमें काफी फास्ट शटर का इस्तेमाल करना पड़ा। उसकी हलचल और औजारों का इस्तेमाल काफी मनमोहक था। इतनी सारी चीजों में से वह काफी अच्छी तरीके से बालों को चुन रही थी। कंपनी के अध्यक्ष ने बताया कि हालांकि हमने इसे इस छोटे से कमरे में छुपा कर रखा है, लेकिन असल में ये कंपनी की महत्वपूर्ण कारीगर है। इस कंपनी के हर ब्रश का हर बाल इसी के हाथों से होकर जाता है। स्टीव जॉब्स की जापान को भेंट। एप्पल के सह संस्थापक स्टीव जॉब्स जापान के बड़े चहेते थे। उन्होंने सन 1980 में सोनी कंपनी को एक भेंट दी। उन्होंने जब एप्पल कंपनी की स्थापना की तो सोनी कंपनी में इस्तेमाल की जाने वाली कई कार्यप्रणालियों का इस्तेमाल किया। इसी के साथ जापान की सादगी और क्योटो में पोर्सलेन नाम के सिरेमिक जैसे पदार्थों से बनाए गए बर्तन उन्हें काफी पसंद आए थे। जॉब्स जब क्योटो में थे तो उन्हें शाकुनागा के प्रदर्शन के बारे में पता चला। उनको यकीन हुआ कि पोर्सलेन के बर्तनों के बारे में उन्हें जरूर ही कई सारी महत्वपूर्ण बातें पता चलेंगी। वहां से उन्होंने कप, डिश, गुलदस्ते और ताट खरीदे। एक हफ्ते में वे 3 बार इस प्रदर्शन में आए थे। जॉब्स की मृत्यु के बाद शाकुनागा से वार्तालाप हुआ तो उन्होंने बताया, जिस इंसान ने मोबाइल बनाया उन्होंने मेरे काम को सराहा। इसका मुझे अभिमान है। उन्होंने यह भी बताया कि जॉब्स ने उनके पास से 12 कपों का एक सेट खरीदा था। उन्हें पसंद आए कप बनाने के लिए शाकुनागा ने 150 अलग अलग प्रकार के कप बनाए। इनमें से जॉब्स को जो सबसे ज्यादा अच्छा लगे उस प्रकार के 12 कपों का एक सेट बनाकर शाकुनागा ने जॉब्स को भेजा। जापान से आकर वापस जाने के बाद जॉब्स जापान की कारीगरी, इंजीनियरिंग, दार्शनिक और खास संस्कृति के दीवाने हो गए। अत्याधुनिक सादगी। सोचने वाली बात यह है कि जापान के कलाकार, इंजीनियर, जैन दार्शनिक और खास संस्कृति में कौन सी चीज एक समान है? इसका जवाब है सादगी और लक्ष्य। ये सादगी आलस की वजह से नहीं आई है, इसे तो आधुनिकता से आई हुई सादगी कह सकते हैं। हर कोई अपने इकिगाई के अनुसार काम को तन मन एकाग्र करके उस चीज को विकास की नई ऊंचाई पर लेकर जाते हैं। C6 चेन मिहाली के हिसाब से अगर हमें हमेशा फ्लो में रहना है तो कोई ना कोई अर्थपूर्ण चुनौती हमारे सामने होना जरूरी है। जीरो ड्रीम्स ऑफ मुशी नामक फिल्म में टाकुमी का एक उदाहरण दिखाया गया है। इस फिल्म में दिखाया गया उदाहरण किचन से संबंधित है। इसमें जो मुख्य किरदार है जीरो, उसका टोक्यो में गिंजा सबवे स्टेशन के पास एक छोटा सा सुशी रेस्टोरेंट दिखाया गया है। उस रेस्टोरेंट में जीरो और उनका बेटा पिछले 80 सालों से सुशी पदार्थ बनाते थे। दोनों रोज तुर्किश बाजार जाते थे और अच्छी गुणवत्ता की मछलियां लाते थे। उस फिल्म में ऐसा दिखाया गया है कि जीरो के पास सीखने वाला एक विद्यार्थी टमागो यानी पतला और थोड़ा सा मीठा ऑमलेट बनाना सीख रहा होता है। वह लाख कोशिश करता है
लेकिन उसके द्वारा बनाए गए तमागो को जीरो की प्रशंसा नहीं मिलती है। लेकिन वह जी तोड़ मेहनत करता है और एक दिन जीरो की प्रशंसा पाता ही है। वह विद्यार्थी कोशिश करना क्यों नहीं छोड़ देता है? रोज ऑमलेट बनाने से वह ऊबता नहीं है क्या? नहीं, क्योंकि सुशी बनाना उसका इकिगाई होता है। जीरो और उनका लड़का दोनों खाना बनाने में कुशल होते हैं। खाना बनाते वक्त उन्हें कभी भी ऊब नहीं होती थी। सच बात तो यह थी कि वे फ्लो की अवस्था में जाते थे और कार्यमग्न होकर काम करते थे। वे अपने किचन में बहुत खुशी से काम करते थे। इसकी असली वजह यह थी कि वह उनका इकिगाई था। उनको काम करते वक्त इतनी खुशी होती थी कि वे समय से परे चले जाते थे। घिबली की शुद्धता। आज कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि शिंटो की कुदरत के साथ एक रूप होने की क्षमता कम हो रही है। इसके सबसे बड़े और साहसी आलोचक हैं हायोया मियाजाकी, जिन्होंने स्टूडियो घिबली के माध्यम से कई सारी एनिमेटेड फिल्में बनाई हैं। उनको उनका इकिगाई स्पष्ट था। उनकी लगभग हर फिल्म में इंसान, तंत्र ज्ञान, असंभव कल्पनाएं और प्रकृति देखने को मिलती है। शुरुआत में भले ही सभी एक दूसरे से लड़ते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन बाद में सभी इकट्ठे होते हैं। स्पिरिटेड अवे नामक फिल्म में उन्होंने एक ऐसी स्पिरिट की कल्पना दिखाई है जो कचरे के माध्यम से नदी के अंदर के प्रदूषण पर रोशनी डालती है। एकांतवास। ऐसे लोग सिर्फ जापान में ही हैं, ऐसा कहना सही नहीं होगा। ऐसे कई सारे शास्त्रज्ञ, कलाकार इत्यादि हुए हैं जो जीवन के आखिरी पल तक काम करते रहे हैं। आइंस्टाइन ने जब आखिरी सांस ली तो उससे कुछ क्षण पहले ही उन्होंने एक सूत्र लिखा था जिसमें यह बताया गया था कि विश्व की सभी फोर्सेस को इकट्ठा कैसे करना है। वह आखिरी पल तक वह काम करते रहे जो उन्हें सर्वाधिक आनंद देता था। वह कहते थे, अगर मैं शास्त्रज्ञ ना बना होता तो संगीतकार बनता। जब भी वह भौतिक शास्त्र या गणित पर काम नहीं कर रहे होते थे तब वह वायलिन बजाते थे। सूत्रों की खोज करना और संगीत का आनंद लेना, यही दो उनके इकिगाई थे। इन दोनों कामों में असाधारण आनंद मिलता था उन्हें। माइक्रोफ्लो। रोज के काम में मिलने वाला आनंद। किसी कलाकारी के वक्त फ्लो को पाना मुमकिन है, लेकिन जब हमें कपड़े धोने हों, फर्श साफ करना हो, तब क्या रोजमर्रा के ये काम आनंदमयी हो सकते हैं? शिंजुकू के सबवे स्टेशन पर स्थित एक सुपरमार्केट में लिफ्टमैन को नौकरी पर रखा जाता है। वैसे देखा जाए तो वहां की लिफ्ट्स तो सीधी सीधी ही होती हैं और ग्राहक सहजता से उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर भी वहां के मालिकों को ऐसा लगता है कि ग्राहकों के लिए दरवाजा खोलने और बंद करने वाला कोई व्यक्ति होना चाहिए। अगर आपने जानकारी ली हो तो आपको पता चलेगा कि सन 2004 से एक इंसान वहां पर काम कर रहा है। वह इंसान हमेशा जोश के साथ और खुशी से अपना काम करता रहता है। लेकिन सवाल यह है कि इतना उबाऊ काम कोई इंसान इतनी खुशी के साथ कैसे कर सकता है? वह काम करते वक्त उसे ऊब नहीं होती? अगर आप उसके काम का अवलोकन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वह सिर्फ बटन नहीं दबाता, वह तो काम की पूरी श्रृंखला को पूरा करता है। जब कोई इंसान लिफ्ट के पास आता है तो वह हल्की और मीठी आवाज में और थोड़ा सा झुककर उसका स्वागत करता है। फिर वह उसे अंदर बुलाता है और काफी अनोखे अंदाज में लिफ्ट का बटन दबाता है। इसे ही माइक्रोफ्लो कहते हैं। बिल गेट्स भी रोज शाम को बर्तन मांजते हैं। वे कहते हैं कि शांत होने और मन की शुद्धि में उन्हें इसका फायदा होता है। इसकी वजह से उन्हें बर्तन मांजना अच्छा लगता है। इतना ही नहीं, वह कोशिश करते हैं कि कल की तुलना में आज ज़्यादा अच्छे तरीके से बर्तन मांजे। उन्होंने बर्तन धोने के लिए एक कार्य प्रणाली भी बनाई है, जैसे पहले थाली धोएंगे, फिर चम्मच और फिर बाकी की चीज़ें। यह उनकी माइक्रोफ्लो की पद्धति है। ध्यान मार्ग से तुरंत छुट्टी।
प्रशिक्षण के माध्यम से हम फ्लो की अवस्था में जल्दी पहुंच सकते हैं और ध्यान मन को प्रशिक्षित करने का सबसे प्रभावी माध्यम है। माना कि ध्यान की कई सारी पद्धतियां हैं, लेकिन सभी का मकसद एक ही है, मन को शांत करना, विचारों को देखना, भावनाओं को जानना और खुद को एक ही जगह पर केंद्रित करना। अगर हमें फ्लो में पहुंचना है तो ध्यान सबसे अच्छा तरीका है। हमेशा चलने वाले नोटिफिकेशंस और स्मार्टफोन के संदेशों का ये सटीक इलाज है। ध्यान की शुरुआत करने वाले लोगों से एक गलती होती है, वे नतीजों के लिए उतावले होते हैं। वे चाहते हैं कि जल्द से जल्द निर्वाणा की अवस्था तक पहुंचे, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि इस ध्यान की यात्रा का आनंद लें। ध्यान करते वक्त हमारे मस्तिष्क में अल्फा और बीटा लहरें तरंगे उत्पन्न होती हैं। अनुभवी लोगों में ये लहरें जल्दी उत्पन्न होती हैं, जबकि नए लोगों में इसी अवस्था में पहुंचने के लिए आधा घंटा लग सकता है। वैसे ही देखा जाए तो ध्यान के बिना भी हम इन तरंगों का लाभ ले सकते हैं। नींद में जाने से पहले कुछ पल और गर्म पानी से नहाने के बाद कुछ समय हम इन तरंगों का आनंद ले सकते हैं। वैसे देखा जाए तो हम सभी अपने साथ स्पा लेकर ही घूमते रहते हैं, लेकिन इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये हमें पता होना चाहिए। थोड़े से प्रयास से हम इस कला को सीख सकते हैं। इंसान एक धार्मिक जीव है। हमारा जीवन धर्मों पर आधारित है। कुछ लोग कहते हैं कि लोग सिर्फ व्यस्त रहने के लिए अपने धर्म का पालन करते हैं, लेकिन वास्तव में धर्म का पालन करना इंसान का मूल स्वभाव है। हालांकि आधुनिक जगत में लोग धर्म को छोड़कर भौतिक लक्ष्य प्राप्त करने के पीछे लग गए हैं, लेकिन इतिहास कहता है कि इंसान शिकार करना, खाना पकाना, खेती, शोध कार्य और परिवार जैसी चीजों में व्यस्त रहता है। इसलिए व्यस्त रहना उसका स्वभाव बन गया है। पहले के जमाने में लोगों की दिनचर्या इन्हीं चीजों के इर्द गिर्द घूमती रहती थी, लेकिन आज के प्रगत जगत में लोग भौतिक चीजों के पीछे भागते रहते हैं। जापान में काम करते वक्त आप कौन सा काम करते हैं, इससे भी ज्यादा महत्व इस बात को दिया जाता है कि आप वह काम कैसे करते हैं। ऐसा करना कंपनियों के लिए अच्छा है या नहीं, यह इस किताब का विषय नहीं है, लेकिन इतना पक्का है कि किसी भी कंपनी में बॉस के तय किए हुए अनिश्चित लक्ष्य तनावपूर्ण माहौल में पूरा करने से अच्छा है धार्मिक रीति रिवाजों के आधार पर फ्लो को ढूंढना और उसमें रहकर काम करना। धार्मिक रिवाज हमें एक सहज और आसान सा रास्ता दिखाते हैं, जिसकी वजह से हमें फ्लो में जाने में मदद मिलती है। एकदम बड़ा लक्ष्य हो तो उसे हासिल करना हमें कठिन या असंभव लग सकता है, लेकिन रीति रिवाजों में हमें कदम कदम पर मार्गदर्शन मिलते हैं और उस रास्ते पर कैसा चलना है इसका प्रशिक्षण भी मिलता है। इसलिए जब आपका लक्ष्य बड़ा हो तो उस लक्ष्य को टुकड़ों में विभाजित करें और उसमें से एक टुकड़े पर हमला बोले। रोज के कार्यों में आनंद लेने की कला प्राप्त करें। इसकी वजह से आपको फ्लो में जाने में सहायता होगी। नतीजे की चिंता करना छोड़ दें, अपने आप सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। आनंद कृति में होना चाहिए। हमने क्या हासिल किया इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है काम करते वक्त आनंद लेना। एक बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि धर्म विषयों से बड़ा है। जो लोग ज्यादा चीजें हासिल करते हैं वे ज्यादा आनंदित नहीं होते, बल्कि जो लोग ज्यादा समय फ्लो में होते हैं वे ज्यादा आनंदित होते हैं। इकिगाई ढूंढने के लिए फ्लो का इस्तेमाल। इस प्रकरण को पढ़ने के बाद आपको ये जरूर समझ में आ गया होगा कि वे कौन से काम हैं जिसे करते वक्त आप फ्लो में आ जाते हैं। उन सभी कामों को कागज पर लिख लें। अब ये खोजें कि उन सभी कामों में समान धागा क्या है। इन सभी कामों में ऐसा क्या समान है कि इन्हें करते वक्त आप फ्लो के नजदीक पहुंच जाते हो। ये सभी काम अकेले करने जैसे हैं या टीम में। आपको शारीरिक श्रम करने वाले
काम में ज़्यादा मज़ा आता है या सोचने वाले काम करने में? हो सकता है कि इन सवालों के जवाबों में आपका इकिगाई मिल जाए। अगर ऐसा नहीं होता है तो अपनी खोज जारी रखें और ऐसा काम खोजें जिसे करते वक्त आप जल्द से जल्द फ्लो में जाते हो। इसी के साथ आप ऐसे नए कामों की भी खोज करें जो आपको फ्लो की ओर लेकर जाते हों। आपकी जिन कामों के प्रति उत्सुकता है उन्हें करना शुरू कर दें। अगर आपको फोटोग्राफी के वक्त फ्लो का अनुभव मिलता है तो रंग काम या इसी प्रकार का कोई और काम भी करके देखें। हो सकता है आपको उसमें भी फ्लो का अनुभव हो। फ्लो एक अविस्मरणीय अनुभव होता है। आप उसका जितनी ज़्यादा बार अनुभव करोगे उतना आप उसके नज़दीक पहुंचोगे। वह अनुभव आपको जल्द से जल्द मिलने लगेगा और उतना ही आप अपने इकिगाई के नज़दीक पहुंचोगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये वीडियो पूरा देखा। दोस्तों, अगर हमसे इस ऑडियो में कोई भी त्रुटि रह गई हो या हमारी प्रोनाउंसिएशन कहीं पे आपको गलत लगी हो तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। अगर आप हमें अप्रिशिएट करना चाहते हैं इस वीडियो के लिए तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।